जहाँ तक मोहम्मद बिन तुगलक की धार्मिक नीति का प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक बहुसंख्यक हिंदू प्रजा के प्रति बड़े सहिष्णु थे और दिल्ली सल्तनत की प्रथम सुल्तान थे जिन्होंने की योग्यता के आधार पे पदों पे नियुक्ति प्रारंभ की। और ऐसा नहीं कि उन्होंने मुसलमानों को ही, अपितु जो बहुसंख्यक हिंदू थे उनको भी उन्होंने उच्च पद प्रदान किया। इसमें एक हिंदू मंत्री जो है, इनका नाम साईं राज था, उनके एक हिंदू मिनिस्टर थे जिनका नाम साईं राज था। इसी तरीके से दक्षिण में उन्होंने एक नायब बनाया, नायब वजीर, और उनका नाम था धारा, वो भी हिंदू थे। तो उन्होंने हिंदुओं के साथ भेदभाव नहीं किया और योग्यता के आधार पे पदों पे नियुक्ति की। दिल्ली सल्तनत के ऐसे पहले सुल्तान थे। और साईं राज एक हिंदू मंत्री थे, उनके दक्षिण में एक वजीर नायब थे, उनका नाम धारा था बताया। रतन नामक एक हिंदू थे जिन्हों की उन्होंने सिंध का गवर्नर बनाया और उन्हें उपाधि दी अजीम उस सिंध, अजीम उस्सान होता है ना, अजीम उस सिंध की उपाधि दी। और यही नहीं, जिस तरीके से एक धर्मनिरपेक्ष देश में आज होता है, उसी तरीके से आप देखें तो हिंदुओं के प्रथाओं में, उत्सव समारोहों में खुद मोहम्मद बिन तुगलक शरीक किया करते थे। मोहम्मद बिन तुगलक हिंदुओं के उत्सव व समारोहों में शरीक होते थे। होली में सर्वप्रथम शामिल होने वाले वो पहले दिल्ली के सुल्तान थे। वो दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान थे जिन्होंने कि होली भी खेली, होली के उत्सव में भी शामिल हुए। योगियों को स्वतंत्रतापूर्वक कहीं भी आने जाने, भ्रमण करने की स्वतंत्रता थी, आज़ादी थी। ऐसा नहीं था कि योगी थे तो उनके राज्य में उनको कहीं पकड़ लिया गया, बंधक बना लिया जाए। योगी जो है स्वतंत्रतापूर्वक कहीं भी भ्रमण कर सकते थे। और जो साधु थे उस समय, योगी थे, उनके लिए उन्होंने धर्मशाला बनवाया, गौशाला बनवाया और सिर्फ आदेश दिया बल्कि अनुदान दिया उसके लिए, ऐड दे करके उन्होंने साधुओं और योगियों के लिए धर्मशाला बनवाया, गौशाला बनवाया। और यही नहीं, वह बताए बड़े विद्वान व्यक्ति थे, वो योगियों से वाद विवाद किया करते थे, उनसे जो है तत्व चिंतन किया करते थे योगियों से मोहम्मद बिन तुगलक। और अपने गुजरात प्रवास के दौरान उन्होंने अनेक जैन मंदिरों को और संतों को अनुदान दिया। जैन विद्वान जिनका नाम जैन प्रभासूरी था, उनसे बताया जाता है कि वो वाद विवाद करते करते आधी रात हो गई, आधी रात तक वो परिचर्चा करते रहे, उनके जैन धर्म के बारे में अपनी जिज्ञासा शांत करते रहे। और यही नहीं, इन सारे वाद विवाद के बाद इन्होंने जैन विद्वान जिन प्रभासूरी को, जिन जैनी होने के नाते जिन प्रभासूरी को, उन्हें बहुत सारे उपहार तो दिए ही दिए, उसके साथ 1000 गायें भी दान में दी। और जैन विद्वान जम्भू जी थे, जम्भू जी को भी उन्होंने बहुत ढेर सारी धन दौलत और संपदा दी, उनको दान किया। तो जैन विद्वानों के प्रति, योगियों के प्रति, साधुओं के प्रति, हिंदू उत्सवों में शामिल होना, होली खेलना, ये सारी चीज़ उनके इस बात का प्रमाण थी कि वो जो है बहुसंख्यक लोग जो वहाँ रहा करते थे, उनके धर्म, विचार, भावनाओं और उनके जो पूजा पद्धति है उसका आदर किया करते थे। जहाँ तक सूफियों का प्रश्न है तो वो सूफी वाद में उनका विश्वास भले ही नहीं था, लेकिन सूफियों का भी वो आदर करते थे। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के ऐसे पहले सुल्तान थे जो कि अजमेर में आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह पे गए, बहराइच में जो सलार मसूद गाजी की का मकबरा है वहाँ जाकर के दर्शन किया। तो दिल्ली सल्तनत के ऐसे पहले सुल्तान थे जो कि अजमेर जाकर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे जाके दर्शन किया, और बहराइच में जाकर के आप जानते हैं सलार मसूद गाजी का मकबरा है, वहाँ दर्शन किया। सुल्तान ने दिल्ली में शेख मोइनुद्दीन की दरगाह बनवाई, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन की दरगाह, बदायूं में मीरन मुल्हीन का कब्र और मकबरा बनवाया। ये सारे काम उन्होंने किए। और ऐसा नहीं था कि इनका कोई विरोध करने वाला था। उस समय शेख नसीरुद्दीन चिरागन हुआ करते थे, वो दिल्ली के सुल्तान के बड़े विरोधी थे। कभी दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का विरोधी संत कौन था तो आप जानते हैं, शेख नसीरुद्दीन चिरागन थे। लेकिन अगर विद्वानों की बात करें तो इसामी और बर्नी कहते हैं कि सुल्तान जो है विधर्मी था। और इतिहासकार बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक के 5 योजनाओं का प्रमुखता से उल्लेख किया है। पहला था दोबार में राजस्व वृद्धि, 1325 में राजधानी परिवर्तन, 1326 से 1327,
सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329, और इसी तरीके से उनका खुरासन का अभियान और कराचिल का अभियान, ये जो है 1330 से 1331 के बीच में हुआ था। अब मोटा मोटी अगर हम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यों को बांटें तो दो भाग में बांट सकते हैं। पहला 1325, जहाँ से कि वो गद्दी पे बैठे थे 1325 से 1351, 26-27 साल ये राज किए। कब से? 1325 से 1351। तो इनका जो पहला कार्यकाल था 1325 से लेकर 1335, उसमें उन्होंने खूब नए नए प्रयोग, ये सारे जो प्रयोग हैं इसी बीच के हैं। 1325 से लेकर के 1335 के बीच में उन्होंने खूब प्रयोग किया, और 1335 से लेकर के इनके अंतिम समय, कार्यकाल के अंतिम समय 1351 के बीच में इनका एक अलग समय है। वो ये है कि जो ये नई योजनाएं थी इनकी, ये फेल कर गई, और ये फेल होती रहीं तो जाहिर सी बात है कि उसका असर उलेमा और अमीरों पे पड़ा, वो इनके खिलाफ हो गए, और इतने बड़े साम्राज्य में व्यापक स्तर पे विरोध शुरू हुआ। अब हम चर्चा करते हैं दोआब में राजस्व वृद्धि के बारे में। दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन के बाद मोहम्मद बिन तुगलक कैसे दूसरे शासक हुए। दिल्ली सल्तनत में ये दूसरे शासक थे अलाउद्दीन के बाद, जिन्होंने कि राजस्व पे बहुत अधिक ध्यान दिया, और दोनों ने जो है भूमि संबंधी नीति के विकास में, जो कृषि संबंधी नीति कहें, भूमि का संबंध कृषि से भी मुख्यतः था, भूमि संबंधी जो इनकी राजस्व संबंधी जो नीतियां थी, दोनों ने बड़ी सुंदर बनाई, लेकिन इनकी सफलता कुछ सीमित हद तक रही। आगे चल करके मुगलों ने इनकी नीतियों का भरपूर फायदा उठाया, और आगे मुगल काल में जो हम इतनी सुव्यवस्थित अर्थव्यवस्था देखते हैं, उसमें अलाउद्दीन और मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के दो सुल्तानों द्वारा किए गए राजस्व सुधार की बहुत बड़ी भूमिका थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले तो ये किया कि जितने उनके सूबे थे, उन्होंने कहा कि भाई आप लोग एक इनकम और एक्सपेंडिचर का रजिस्टर बनाइए। सारे जो सूबों के जो गवर्नर थे, जो सूबेदार थे, प्रांतपति थे, उनको ये कहा गया कि आप एक जो है आय और व्यय का एक रिकॉर्ड रखिए, और ये सारा लेकर के हमारे पास आइए, हमको दिखाइए। और ये उनकी जवाबदेही थी सूबेदारों की कि वो हिसाब लेकर के आवे, और सुल्तान या उनके जो पदाधिकारी हैं उनसे उसकी जांच कराएं। यही नहीं, उन्होंने लगान वसूलने वाले अधिकारी जो थे उनका निरीक्षण करने के लिए शताधिकारी नामक एक पद सृजित किया, एक पदाधिकारी नियुक्त किया, जिनका कार्य था कि जो 100 गांवों की लगान वसूली होती थी, 100 गांवों के लगान जो वसूली करने वाले अधिकारी थे, उस पे ये नियंत्रण रखते थे। आपको पीछे चर्चा की, बताया कि प्रसिद्ध सूफी संत, क्या नाम था उनका, शेख शिहाबुद्दीन, जो कि दीवाने उल मुस्तखराज के विभाग देख रहे थे, मतलब बकाया लगान वसूल करने वाला विभाग, उसके मुखिया थे। और आगे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को जब धन की और आवश्यकता हुई, राजकाज चलाने के लिए कितना भी धन इकट्ठा किया जाए कमी होता है, तो उनका ध्यान जो है दोआब के संपन्नता की ओर गया। उन्हें लगा कि दोआब में क्यों न हम कर में वृद्धि कर दें, क्योंकि वहाँ किसानों की स्थिति अच्छी है और वो कर दे सकते हैं। आपको मालूम है दोआब बड़ा उपजाऊ क्षेत्र है। तो उन्होंने अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को, इकोनॉमिक जो उनकी जरूरतें थी, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने सोचा कि राजस्व, दोआब में राजस्व की वृद्धि कर दी जाए, कर बढ़ा दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि जो लगान पहले से वसूली जा रही थी, जो प्रचलित लगान थी, उसमें 1/10 से 1/20 की वृद्धि कर दी। कितनी? 1/10 से 1/20 की वृद्धि कर दी लगान में। और यही नहीं, उन्होंने ये भी किया कि जो पहले से घरी चराई कर और घरी कर, चरी और घरी कर लगे थे, वो उतनी कड़ाई से बीच में वसूले नहीं जा रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर से उसको कड़ाई से वसूला और कई नए कर अबवाब लगाए। कर को उर्दू में अबवाब कहते हैं। तो नए कर लगाए। और एक और बड़ी बात थी कि इन्होंने जो खेती की जो उपज थी, जिसके आधार पे लगान लिया जाना था, वो जो वास्तविक उपज थी वो नहीं थी। जैसे कि मान लीजिए कि 1 हेक्टेयर खेत रहा होगा, जोत रही होगी, तो मान लीजिए कि 10 कुंटल पैदा हुआ, कहीं 12 हुआ, कहीं 5 हुआ। ऐसा नहीं था कि आपको उस आधार पे लगान देना था।
लगान देने के लिए ये था कि जो मानक उपज है, जैसे एक स्टैंडर्ड उपज है कि 15 कुंटल होगा, तो भले आप 10 कुंटल पैदा करिए, 25 करिए, 30 करिए, आपको एक स्टैंडर्ड प्रोडक्शन के आधार पे आपको लगान देना पड़ता था। और एक और कड़ाई, एक और पेश था इसमें कि इसके अतिरिक्त एक और बात है कि राज्य के हिस्से की जो जो कमोडिटी होती थी, जो उपज होती थी, उसको जब आप कैश में ट्रांसफर करते थे तो ऐसा नहीं था कि जो मार्केट रेट वहां चल रही थी उसको उसी में कन्वर्ट कर दिए। इससे पता चला कि 50 रुपए कुंटल का गेहूं है तो 1 कुंटल गेहूं आपको देना है तो आपने 50% 50 रुपया दे दिया। ऐसा नहीं था। वो जो वास्तविक मूल्य था, वो जो कन्वर्जन की रेट थी, वो जो है सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती थी। और गवर्नमेंट जो मोहम्मद बिन तुगलक, जो उनका मंत्री, उनका फाइनेंस मिनिस्टर जो माने मुस्तखराज डिसाइड करता था, उस आधार पे उसका कन्वर्जन कास्ट होता था। ये इन्होंने योजना बनाई, मगर योजना का दुर्भाग्य कहिए ये था कि अकाल पड़ गया। 1334-35 में इतना भीषण फेमिन आया कि बताते हैं ये 7 वर्षों तक चला। भाई 1-2 साल चलता तो किसान झेल भी लेते। और इन्होंने ये सत्ताधिकारी और तमाम नए नए कर, खड़ी कर, चरी कर और नए अवार्ड सब लगाए थे। और जो लगान था उसमें 1/10 से 1/20 की वृद्धि पहले ही कर दी थी। ऐसी दृष्टि में किसानों की दयनीय स्थिति होना, किसानों पे बोझ आया, उनकी कमर टूटना तय था। और राजस्व अधिकारियों पर इतना दबाव था कि निश्चित धातु को इकट्ठा करके ले आवे, तो वो निर्दयता पूर्वक वसूलना शुरू किए। तो परिणाम तय था कि किसानों ने विद्रोह किया। तमाम लोगों ने तो खड़ी फसल में ही आग लगा दी कि न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। और जब उनको पकड़ करके जो उनके रेवेन्यू ऑफिसर थे, जो सैनिक थे, पकड़ के उनको ले जाते तो फिर विद्रोह हो जाता। जो अच्छा, ये तो किसानों कमजोर लोगों की हाथ थे। जो ताकतवर जमींदार थे उन्होंने कहा ना अब हम टैक्स नहीं देंगे, उन्होंने तो मना कर दिया। शक्तिशाली पावरफुल जो लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे, उन्होंने कहा नहीं, हम जो कोई लगान बगान नहीं देंगे। तो शक्तिशाली थे, समर्थवान थे। लेकिन जो गरीब किसान थे, खड़ी फसलों में आग लगा दी, खेती छोड़ के भाग गई। और बड़ा संघर्ष होगा किसानों और राजस्व अधिकारियों और सैनिकों के बीच में। और इसी को हम दोआब विद्रोह के नाम से जानते हैं। और दोआब के विद्रोह को भी बड़ी बर्बरता से जो है कुचला गया। बर्मी बताते हैं कि हजारों व्यक्ति मारे गए। और जब वो प्राण लेकर के इधर उधर भागने का प्रयास कर रहे थे तो उनका शिकार जंगली जानवरों की तरीके से किया गया। तो ये जो इतनी अच्छी इनकी दोआब में राजस्व वृद्धि की योजना थी, ये बिल्कुल इस तरीके से एक दुर्भिक्ष अकाल के भेंट चढ़ा गई। और कौन कहे लगान की वृद्धि के कि पूरा जो है एक विद्रोह हो गया दोआब में। अब हम पढ़ते हैं राजधानी परिवर्तन के बारे में। 1326 से 1327 के बीच में मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन किया। और ये दिल्ली से दौलताबाद वाला किस्सा जो लोग इतिहास नहीं जानते उनको भी पता है। और राजधानी परिवर्तन इनका सबसे विवादास्पद फैसला है। दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित किया। और दौलताबाद का नाम उन्होंने कुतुबुल इस्लाम रखा। कुतुबुल इस्लाम रखा देवगिरी का नाम मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसके पहले कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने जब देवगिरी की फतह की थी तो उन्होंने, पीछे हमने पढ़ा, उसका नाम कुतुबाबाद रखा था, याद होगा आपको। तो देवगिरी का नाम कुतुबाबाद रखा था मुबारक शाह खिलजी ने। और वहाँ एक टकसाल भी स्थापित किया था। और अगर हम कारण की बात करें तो एक महत्वपूर्ण कारण यही था कि वो उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य एडमिनिस्ट्रेटिव और कल्चरल यूनिटी स्थापित करना चाहता था, प्रशासनिक और सांस्कृतिक एकता स्थापित करना चाहता था। संभवतः उसका मूल कारण यही था। लेकिन अलग अलग इतिहासकारों ने बड़े विचित्र मत बताए हैं। जैसे इतिहासकार बर्नी कहते हैं कि दक्षिण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए उसने ऐसा किया। उनके अनुसार से बर्नी ये कहना चाहते हैं कि दौलताबाद जो है बिल्कुल मध्य केंद्र में स्थित था। इसी को देख करके उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। दौलताबाद से उनके हिसाब से लखनौती, गुजरात, सतगांव और आपका सुखनार गांव, तेलंग, दार समुद्र, कंपिल
इन सारी जगहों की जो डिस्टेंस थी दौलताबाद से वो बराबर थी, तो केंद्र में रहने के नाते, सेंटर प्लेस होने के कारण बर्नी कहते हैं कि तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित किया था। वहीं इब्न बतूता का मत बड़ा रोचक है। वो कहते हैं कि दिल्ली के नागरिक जो है मोहम्मद बिन तुगलक को असम्मानपूर्ण पत्र लिखा करते थे, तो सुल्तान ने सोचा कि तुमको दंड देते हैं, अपनी राजधानी लेकर के हम दक्षिण में चले जाते हैं। ये बड़ा हास्यास्पद लगता है, लेकिन हाँ, इसामी भी कुछ इसी से मिलते जुलती बात कहते हैं। उनका कहना है कि सुल्तान दिल्ली की जनता को सबक सिखाना चाहता था। दिल्ली की जनता और मोहम्मद तुगलक के बीच में बैर भाव था, इसी बैर भाव के कारण से राजधानी उसने स्थानांतरित की। इब्न बतूता और इसामी का मत करीब करीब इसी तरह का है, लेकिन प्रोफेसर हबीबुल्लाह प्रोफेसर इस बात से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि वो दक्षिण भारत में मुस्लिम संस्कृति का प्रसार करना चाहता था, और दक्षिण भारत एक संपन्न क्षेत्र था और वहाँ शासन की सुविधा अच्छी थी, तो शासन की सुविधा, संपन्नता और मुस्लिम प्रभाव को बढ़ाने के लिए, मुस्लिम संस्कृति के विस्तार के लिए उसने राजधानी स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था। अच्छा, बताते बताते बर्नी यहाँ तक बताते हैं कि स्थानांतरित होने के बाद राजधानी दिल्ली का जो नगर था वो महल से पूरी तरीके से उजड़ गए, और महल के पास एक कोई कुत्ता और बिल्ली तक नहीं था। पूरा नगर सुनसान हो गया था। इब्न बतूता से एक कदम और आगे कहते हैं कि कंधे को घसीट करके जो है दिल्ली ले आया गया। एक और जगह वो बताते हो, कहते हैं कि जो है एक आदमी जो विकलांग था, चल नहीं सकता था, उसको तोप में भर के दौलताबाद फेंका गया। तो बर्नी इब्न बतूता का मत सत्योक्त प्रतीत होता है। अगर आधुनिक इतिहासकारों की बात करें तो बड़ी संख्या में इतिहासकार इस बात को मानते हैं, और जैसा कि डॉक्टर मेहदी हसन ने लिखा कि दिल्ली की राजधानी कभी निर्जन हुई, और ऐसा नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि दिल्ली निर्जन हुई हो, दिल्ली हमेशा से आबाद रही। और महत्वपूर्ण मत डॉक्टर निजामी का है। डॉक्टर निजामी कहते हैं कि वैसा नहीं था कि सुल्तान इतना पागल था कि उसने पूरी जनता को आदेश दे दिया कि समस्त जनता ही तुरंत दौलताबाद चले। उसने जो है राजधानी परिवर्तन के समय, डॉक्टर निजामी बताते हैं, के निजामी, कि सरदार, शेख, उलेमा और जो उच्च वर्ग से संबंधित लोग थे, जो महत्वपूर्ण राजकाज चलाते थे, उन्हीं को दौलताबाद ले जाया गया। सारी जनता को आदेश नहीं दिया गया सब तुरंत चलो। इन सारे मतों से यह स्पष्ट होता है कि राजधानी परिवर्तन के लिए एक बड़ा कारण ये था। और ये भी बताया जाता है कि अपने शासन के प्रारंभिक काल में, शुरुआती दिनों में, जब वो बहाउद्दीन गुरसब के विद्रोह का दमन करने के लिए दक्षिण गया था, तो उसे इस बात की आवश्यकता महसूस हुई थी कि अगर दक्षिण में एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर होता तो ये आवश्यक होता, क्योंकि जब उत्तर से दक्षिण भारत में कोई विद्रोह होते थे, यहाँ से वहां तक विद्रोह के दमन करने के लिए सेना को लेके जाना होता, तो प्रशासनिक दृष्टि से उसके दिमाग में ये रहा होगा कि एक केंद्र यहाँ होना चाहिए, जिससे कि दक्षिण में किसी भी विद्रोह को बताया जा सके। इसके अलावा वही बात प्रोफेसर हबीबुल्लाह और निजामी की बात कि दक्षिण में वो मुस्लिम संस्कृति को भी विकसित करना चाहता था। तो प्रशासनिक दृष्टि से और मुस्लिम संस्कृति के, मतलब प्रशासन, जैसा कि पहले बताया, प्रशासन और सांस्कृतिक एकता, हिंदू मुस्लिम दर की, दक्षिण मुस्लिम संस्कृति का प्रसार, और दक्षिण भारत संपन्न था ही, जैसा प्रोफेसर हबीब बताते हैं, हम जानते भी हैं। और शासन की सुविधा अच्छी थी, जहाँ संपन्नता होती, शासन की सुविधा, इन सारी चीज़ों के चलते वो फैसला लिया था। और ये मानना कि बिल्कुल से दिल्ली निर्जन हो गई थी, ये बिल्कुल गलत है। इसके पक्ष में 2-3 तर्क दिए जा सकते हैं मजबूत। पहला तर्क तो ये है कि जब राजधानी बदल दी गई, उसके बाद मुल्तान में भी विद्रोह हुआ। मुल्तान का शासक बहराम कितलू खां जो है, उसने रिवोल्ट कर दिया। और बताया जाता है कि मुल्तान में बहराम कितलू खां के विद्रोह को दबाने के लिए जो सेना भेजी गई थी, वो दिल्ली से भेजी गई थी, और दिल्ली से भेजी गई सेना ने दमन किया था। बताइए, अगर दिल्ली निर्जन हो गई थी, दिल्ली के आवास महल या रहने की जो रिहायशी स्थान थे, वहां एक कुत्ता बिल्ली तक नहीं था, तो फिर जब बहराम कितलू खां ने मुल्तान में विद्रोह किया, तो ये कैसे कहा जा रहा है कि दिल्ली की सेना भेज करके वहां का दमन किया गया था?
का मतलब है कि दिल्ली उजड़ी नहीं थी, दिल्ली भी एक राजधानी थी। और दूसरा महत्वपूर्ण साक्ष्य इसका है जो मुद्रा शास्त्री साक्ष्य अध्ययन, यह बताता है कि इस अवधि में 1327 से 30 के बीच में, राजधानी परिवर्तन का समय 1326 से 27 है, 1327 से 1330 के बीच में जो मुद्रा शास्त्रीय अध्ययन है वो ये बताते हैं कि इस अवधि में भी दिल्ली में सिक्कों की ढलाई हो रही थी। और दिल्ली के जो सिक्के डाले जाते थे उस पे तख्त गाहे दिल्ली लिखा जाता था, और दौलताबाद के जो सिक्के ढाले जाते थे उस पे क्या लिखा जाता था, तख्त गाहे दौलताबाद। तो दिल्ली के सिक्के जो 27 में ढले, जब राजधानी परिवर्तन की बात होती है, तो उस सिक्कों पे लिखा था तख्त गाहे दिल्ली, और दौलताबाद के सिक्के पे लिखा था तख्त गाहे दौलताबाद। इससे लगता है कि दिल्ली और दौलताबाद दोनों जगह राजधानी थी, दो राजधानी थी। और ये भी कहना है कि सुल्तान ने कोई राजधानी परिवर्तन का निर्णय अचानक ले लिया हो सपने में देख के, ऐसा नहीं था। उसने दिल्ली से दौलताबाद जो मोटा मोटा 40 दिन की जर्नी थी, जो सफर था, उसको पूरा करने के लिए उसने बड़ी व्यापक व्यवस्था की थी। उसने यात्रा की, उसने यहाँ से वहां जाने वाले जो यात्री होंगे उनकी सुविधा का पूरा इंतजाम किया था। उसने जो है सड़कों के किनारे वृक्ष लगवाए, जगह जगह प्याऊ लगवाए, यात्रियों के जो यात्री जाएंगे 40 दिन की यात्रा में उनके लिए सराय बनवाए, जगह जगह खाने पीने की व्यवस्था की। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा कि राजधानी परिवर्तन के कारण क्या थे। अब इसके परिणाम के बारे में, परिणाम ये हुआ जो कि तय था, राजधानी परिवर्तन का फैसला इनका विफल हुआ। और 1334-35 में मावर तमिलनाडु में है, मावर में भयंकर विद्रोह हो गया उसी समय। और विद्रोह को दमन करने के लिए अपनी सेना लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक निकले, और जहाँ बीदर पहुँचे वहाँ पता चला कि वहाँ प्लेग फैला हुआ है। वहाँ प्लेग में कई सैनिक मर गए, और खुद सुल्तान जो है काफ़ी गंभीर रूप से बीमार हो गए, और वापस कैब चलते हैं दौलताबाद। हम परिणाम की चर्चा कर रहे हैं, जो राजधानी परिवर्तन का परिणाम हुआ। तो बीदर पहुंचने के बाद जब प्लेग फैला था, वहाँ कई सैनिक मरे, अपने गंभीर रूप से बीमार हुए, तो वापस दौलताबाद लौट आए। और इसी बीच में एक र्यूमर फैल गई, अफवाह फैल गई। अफवाह यूँ थी कि सुल्तान मर गया। और अफवाह फैलते ही ये माबर जहाँ पे विद्रोह हुआ था, माबर ने अपने आप को आज़ाद कर दिया, द्वार समूर्त ने आज़ाद कर दिया, वारंगल ने आज़ाद कर दिया, ये सब दिल्ली सल्तनत से अलग हो गए। और अब सब देख करके सुल्तान ने कहा कि अब चलो फिर दिल्ली चलते हैं, और वहीं से जो है दिल्ली लौटने का आदेश दिया। और 1335 में, पता है 25 से 35 का एक फेस है, तो 35 में जो है पुनः दिल्ली लौट करके आए। लेकिन राजधानी भले लौट आई, इसका दक्षिण पे एक दूरगामी असर हुआ। जो उनका उद्देश्य था एक इस्लाम का प्रचार तो हुआ ही, जो कि तमाम सूफी उलेमा जो उत्तर से दक्षिण गए थे वो दौलताबाद में ही रह गए। उनको लगा कि अब यहीं रह जाते हैं, और वहाँ पे इस्लामी शिक्षा का, इस्लामी ज्ञान का अच्छा प्रचार प्रसार हुआ। और यहीं से गए हुए लोगों ने दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिला की नींव रखी। और क्या नाम है, शेख बुरहाउद्दीन गरीब थे, जिन्हें कि दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिला शुरू करने के लिए जाना जाता है। तो आगे चल के इस ज्ञान विज्ञान का फ़ायदा जो है, शिक्षा और ज्ञान का जो इस्लामी फैला, जो बहमनी सुल्तान हुए उन्होंने जम के उठाया। ये रही संक्षेप में इसकी बात राजधानी परिवर्तन की। सांकेतिक मुद्रा प्रचलन, ये 1329 की बात है। और सांकेतिक मुद्रा जारी करने का, अगर दिल्ली सल्तनत में बात करें तो सबसे पहले इल्तुतमिश थे, जिन्होंने कि मुद्रा व्यवस्था में काफ़ी रिफॉर्म किया। और इल्तुतमिश के बाद मोहम्मद बिन तुगलक आए, जिन्होंने कि दोकानी नामक एक नया सिक्का चलवाया, और दिनार नामक स्वर्ण मुद्रा चलवाई, 140 ग्रेन का चांदी का टका से चलवाया। और सोने का सिक्का जो उस समय 175 ग्रेन का हुआ करता था, उसका उन्होंने वज़न बढ़ा करके 200 ग्रेन किया। और सिक्के पे जो कलमा खुदा था उसको उन्होंने कहा नहीं, कलमा खुदाने की कोई ज़रूरत नहीं, उसको उन्होंने रोक लगाई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम इनका जो था, ये टोकन मुद्रा चलाने का था। ये भी बड़ा मज़ेदार वाक़या है। अच्छा, उस समय आप जानते हैं कि टका जो है, चांदी के सिक्के को तो जीतल कहते थे, तांबे के सिक्के को। तांबे का सिक्का जीतल और टका चांदी का सिक्का हुआ करता था। और प्रतीक मुद्रा टोकन करेंसी में उन्होंने ये कहा कि चांदी की जगह वहाँ तांबे की मुद्रा चलेगी, चांदी की जगह तांबे की मुद्रा चलेगी। और जो ये प्रतीक मुद्रा है, इस पर अरबी फारसी की
लेख छपे होंगे। और कारण इसका बताया गया, हर चीज़ कार्य के पीछे कारण होता है, इसका कारण ये बताया गया। बर्नी कहते हैं कि वो विदेशी राज्य को जीतना चाह रहा था, तो राजकोष में विजय की अभिलाषा से जो है धन इकट्ठा करना चाह रहा था। इस कारण से उसने ये निर्णय लिया कि टोकन करेंसी चलाई जाए। एक कारण और भी बताते हैं कि उसकी जो उदारता थी, मुक्त हस्तदान किया करता था या कुछ अपव्यय किया करता था, इस कारण से भी खजाने में धन की कमी हो गई थी। इस कारण से उन्होंने टोकन करेंसी अपनाने का फैसला लिया। लेकिन इसके अलावा भी एक कारण है कि आप जानते हैं कि 14वीं शताब्दी में उस समय चांदी की कमी पूरे दुनिया भर में हो गई थी, पूरे दुनिया में चांदी की कमी हो गई थी। और एक बात और कि इस तरह की टोकन करेंसी चाइना और ईरान में पहले से चालू थी। और कुबलाई खां थे चीन में, जिन्होंने की सफलतापूर्वक टोकन करेंसी जिसका नाम चाऊ था, चीन में बड़े कामयाबी से संचालित किया था, यद्यपि ईरान में ये असफल रहा था। तो सुल्तान की बड़ी योजना बड़ी क्रांतिकारी थी। उसने सोचा कि राजकोष में चांदी को सुरक्षित रखा जाए और बाकी कामकाज जो है वो तांबे की जो करेंसी है उससे किया जाए। लेकिन ये बुरी तरीके से असफल रही। कारण इसका था कि ये समय से पहले की योजनाएं थी। आज देखिए टोकन करेंसी चलती है क्योंकि उन्होंने जो सांकेतिक मुद्रा अपनाई, वहाँ उन्होंने कोई एक निश्चित कलात्मक उसका रूप नहीं दिया, उसमें कोई पेचीदगी से। आज एक नोट बनता, अगर नोट कोई आदमी आराम से अपने घर छाप ले, उसको उसका पेपर मिल जाए, ब्लॉक मिल जाए, तो होगी ना दिक्कत। एक विशेष तरह की एक कला होनी चाहिए जिससे कि एक पेचीदगी होनी चाहिए, उस पर सरकारी नियंत्रण होना चाहिए, जिससे वो निश्चित मात्रा में और बड़े मुश्किल से जो है शाही संरक्षण में या राजकीय संरक्षण में ही छप सके। तो ये बड़ी साधारण कला थी, से कोई भी छाप सकता था। तो सरकारी टकसाल तो छापते ही छापते, साथ ही जो सुनार थे, सर्राफा की दुकान थी, वहाँ भी आप चांदी लेके जाइए, कहिए भैया सिक्का बना दो, तो वो भी बना देता था। फिर लोगों की पौबारह हो गई। लोग जैसे आज ऐसे ही पहले भी हुआ करते थे। किसी ने ये नहीं सोचा कि सुल्तान की अभिलाषा क्या है या सुल्तान का साथ दें। लोगों ने चांदी इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उसकी जगह तांबे के सिक्के जो है टकसाल के अलावा भी सुनारों के यहाँ लेके जाते और लेके चले आते। तो अजय बर्नी कहते हैं कि प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल हो गया था। लेकिन हिंदू का क्या मुसलमान का घर भी टकसाल हुआ होगा। वो लिखते हैं कि जो चाहता था छपवाया लेके चला आया। जनता भारी मात्रा में चांदी जमा करना शुरू कर दिया। टोकन करेंसी में चांदी बिल्कुल बाहर हो गया, लोगों ने संग्रह कर लिया। और यहाँ तक कि लोग जो भू राजस्व देने जाते थे, वहाँ भी जो पैसा देना होता था प्रत्येक मुद्रा टोकन करेंसी में छपवाया दे दिया। तो भू राजस्व में जाली खुद मुकद्दम और चौधरी लोग, ये लोग भी सोचने लगे कि भाई जो हाँ थोड़ा बहुत मिलता था तो टकसाल का अपने पास जमा करो। जमींदारों ने जो मीडिएटर मध्यवर्ती जमींदार थे, उन्होंने भी चांदी के सिक्के को जो है अपने पास रखना शुरू कर लिया। और ये तांबे वाले जो खुद के ढाले हुए सिक्के थे, इससे हथियार खरीदना शुरू कर दिया। इन सारी चीज़ों के चलते आपको पता है कि विदेशी व्यापार पे क्या असर पड़ा होगा। लोगों ने भारत का माल खरीदना बंद कर दिया, भारत का आयात को बारिश क्षति हुई। अब इस सब को देख करके सुल्तान इस राजकोष की हालत देख करके विदेशी व्यापार प्रभावित हुआ। भारत में बाहर से सामान आना बंद हो गया। इनको अपना सामान लेके सिक्का कौन लेगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं थी। इसमें सोने चांदी की मात्रा नहीं थी, तांबे का था, वो भी उसको कोई राजकीय टकसाल से ढाला नहीं गया था। इससे आयात को भारी क्षति हुई। अंत में निराश होकर के मोहम्मद बिन तुगलक ने यह निर्णय लिया कि इसको बंद करो। और अब उन्होंने किया कि जितने भी तांबे के सिक्के थे, चाहे वो शाही टकसाल के रहे हों, चाहे सर्राफा के दुकान के रहे हों, सबको उन्होंने वापस लिया और सबकी जगह उन्होंने असली चांदी और सोने के सिक्के दिए। और आप समझ सकते हैं कि इससे उनके राजकोष के ऊपर, खजाने के ऊपर कितनी क्षति हुई होगी। ये क्षति हुई और यही है संक्षेप में, ये समय से पहले सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन करने का परिणाम यही हुआ। और धनवानों का राजकुमार कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। एडवर्ड थॉमस ने कहा, एडवर्ड थॉमस कहते हैं कि ये धनवानों का राजकुमार था। याद रखिएगा, कभी प्रश्न आता है कि धनवानों का राजकुमार किसे कहा गया, तो मोहम्मद बिन तुगलक साहब को कहा गया। किसने कहा, तो एडवर्ड थॉमस ने कहा। और अंत में हम देख लेते हैं थोड़ा सा खुरासन अभियान और कराची अभियान के बारे में। खुरासन के विषय में भी
मतभेद है कि खुरासन है कहाँ। बर्नी कहते हैं कि खुरासन ईरान में है, जबकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि खुरासन जो है मध्य एशिया में जो ट्रांस ऑक्सिकाना का क्षेत्र था, ऑक्सियाना, ऑक्सिकाना नहीं, ट्रांस ऑक्सियाना जो है, सेंट्रल एशिया का जो ट्रांस ऑक्सियाना है वही जो है खुरासन का है। खुरासन दरअसल मध्य एशिया के वैक्यूम की स्थित थी, वहाँ एक शून्यता था, पॉलिटिकल वैक्यूम था। उसका फायदा उठा के मोहम्मद बिन तुगलक चाहते थे कि एक विशाल सेना लेके कब्जा कर लिया जाए, वहाँ पे आक्रमण करके विजित किया जाए इस प्रदेश को। तो 3,70,000 सैनिकों की उन्होंने 3,70,000 सैनिकों के भर्ती करके एक विशाल सेना तैयार की, और उस सेना में द्वार के राजपूत थे और मंगोल थे मुख्यतः। और उन्होंने एक और निर्णय लिया कि इस सेना को 1 साल का एडवांस वेतन दिया, कि मतलब बढ़िया से तैयारी करें, इनका मन मिजाज को मस्त हो और चले वहां पे आक्रमण करें। लेकिन उनका दुर्भाग्य कि मध्य एशिया की राजनीतिक स्थिति थी बीच बदल गई और ईरान और मिस्र में संधि हो गई, और आगे चल के उनको ये योजना त्यागनी पड़ी, और ये जो इतना वेतन दिए थे सब बेकार हुआ। अधिकांश जो है सेना, जब उद्देश्य ही नहीं रहा तो सेना भंग कर दी गई, कुछ को जो है सीमा पे भेज दिया गया, और इससे जो है इस कार्य से जो है सेना को बड़े आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। संक्षेप में ये खुरासन था। इसी तरीके से कराची अभियान, कराची लिए आज का जो कुमायूं है वहां पे है, और ये बड़ा सीमित उद्देश्य इसका था। ये था कि जो मुगल साम्राज्य से लगी हुई जो चीनी सीमा थी, उस सीमा को जो है कैसे मजबूत किया जाए। सुल्तान सीमावर्ती क्षेत्र को मजबूत करना चाहते थे, जो कि चीनी साम्राज्य से लगता था, आज की तरह नहीं था। तो इस मजबूती के चलते उन्होंने कराची में एक अभियान चलाया, और इसको खत्म करते करते एक दो बात और कि आप जानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा शासक था जिसने कि अकाल से लड़ने के लिए अकाल कोड, अकाल संहिता, फेमिन कोड बनवाया, और दिल्ली में उन्होंने राहत शिविर लगवाया। जहां जब अकाल को से निपटने के लिए उन्होंने दिल्ली में राहत शिविर लगाया, वहां बड़ा व्यापक पैमाने पे लोगों की व्यवस्था की, और अनाज जो है उन्होंने अवध क्षेत्र मंगाया, क्योंकि अवध में अकाल नहीं था तो अवध से अकाल मंगाया, और दिल्ली में बड़ा व्यापक शिविर लगाया। और कृषि के विकास के लिए उनका योगदान आज अगर आप देखिए तो उस जमाने में उन्होंने कुएं खुदवाए। देखा ना, अकाल है, किसानों को नुकसान हो रहा है, तो जैसे आज की सरकारें करती हैं उसी तरीके से उन्होंने भी कुएं खुदवाए। बीज और हल खरीदने के लिए, एग्रीकल्चर कार्यों के लिए उन्होंने ऋण दिया। उस जमाने में ऋण दिया, जिसे सोधर कहा जाता था, बड़ा मशहूर है सोधर, बड़ा इंपॉर्टेंट आता है। सोधर था, सोधर मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कृषि कार्य के बीज, हल, यंत्र आदि खरीदों के लिए, बीज हल आदि के लिए दिया जाने वाला ऋण था। या संक्षेप में कहें कि मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में कृषि कार्य हेतु दिए जाने वाले ऋण को सोधर कहते थे। अच्छा, ये सुल्तान क्या विडम्बना कहें उनके कार्यकाल की, उन्होंने बड़ी महामारी देखी। द्वार में जब अकाल आया तो उसी समय महामारी भी थी। दिल्ली सहित अनेक भागों में महामारी फैली हुई थी, प्लेग फैला हुआ था, प्लेग से हजारों लोगों की जानें जा रही थी। दूसरी तरफ द्वार में अकाल था। ऐसे समय वो जब सुधार योजना लेकर के आए थे, ये उनका दुर्भाग्य था। और एक बात और रोचक उनकी है कि दिल्ली में जब प्लेग और फैला हुआ था तो उन्होंने दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर एक जगह है स्वर्गद्वारी, ये स्वर्गद्वारी आज के कन्नौज के पास है। स्वर्गद्वारी में उन्होंने एक शाही शिविर लगाया, वो 2 साल तक उस शिविर में रहे थे। कभी ये आता है कि वो कौन सा सुल्तान था जिसने कि स्वर्गद्वारी में शाही शिविर में 2 साल व्यतीत किया। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक साहब थे, बड़े मजबूरी में रहे थे। उस समय बड़ी प्लेग की महामारी फैली हुई थी, और उनकी बहादुरी देखिए कि वहां से लौट के आने के बाद उन्होंने फिर कृषि विस्तार की योजना बनाई। जब स्वर्गद्वारी से लौटते हैं तो उन्होंने फिर एग्रीकल्चर के रिफॉर्म की योजना बनाई, और दीवाने अमीर कोही नामक एक विभाग बनाया, जिसका प्रधान अमीर कोही बनाया। बहुत एग्जाम में आता है, अमीर कोही था, जानते हैं, ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित किया गया कृषि का जो विभाग था दीवाने अमीर कोही, उसका जो प्रधान होता था, हेड होता था, वही अमीर कोही कहलाता था। और ये कहा गया कि किसानों को कि आप अच्छी फसल उगाइए। बर्नी कहते हैं कि किसानों से कहा गया कि आप गेहूं के बदले गन्ना उपजाइए, गन्ना के बदले अंगूर उपजाइए, अंगूर के बदले खजूर उपजाइए। तो इस तरीके से
उन्होंने बहुत प्रोत्साहन किया। बताया जाता है कि मात्र 3 साल के अंदर ये जो एग्रीकल्चर लोन था, एग्रीकल्चर ऋण था, उधर 70 लाख रुपया उन्होंने दिया, लेकिन इसके बावजूद भी ये योजना असफल रही। अब इन सारी चीजों को देख करके क्या आप कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक एक पागल सुल्तान था?